गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो दोस्त, आज एक और चैप्टर का रिवीजन हम खत्म करेंगे जिसका नाम है पेमेंट ऑफ टैक्स। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वो बेल आइकन पे फटाफट से क्लिक कर देना। तो सर, ये जो पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर है इसका जो वेटेज है वो है हमारा 4 से लेकर 5 मार्क्स। ये वाले चैप्टर में थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स हैं। इंटरेस्ट वाले पॉइंट को आपको ध्यान से देखना है। बाकी ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो चलो यार इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम एक बार इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स देखेंगे ताकि हमको समझ में आ जाए कि कौन सा लेजर क्या होता है। तो यार देखो ध्यान से, एक होता है सप्लायर, एक होता है रेसिपेंट। सपोज करो राजा, सप्लायर ने 10,000 का माल बेचा, 1800 का जीएसटी, टोटल हो गया 11,800। अब आपको तो ये मालूम ही है कि सर सप्लायर ये ट्रांजैक्शन जीएसटीआर 1 में दिखाएगा और करस्पॉन्डिंगली इसका पेमेंट करना पड़ेगा जीएसटीआर 3 में। जैसे ही सप्लायर जीएसटीआर 1 में दिखाएगा वैसे ही रेसिपेंट को 2B में रिफ्लेक्ट होगा और रेसिपेंट इसका क्या ले लेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब देखो, ये जो 1800 रुपए ना, इसको बोला जाता है आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। अब सप्लायर का भी कोई सप्लायर होगा जिसके लिए सप्लायर खुद एक रेसिपेंट होगा। भाई उसने भी तो कहीं से माल खरीदा होगा ना, और उसने भी जीएसटीआर 1 भरा होगा और रेसिपेंट को दिख रहा होगा किसमें। ठीक है, तो सर सपोज करो इसको जो 2B में आईटीसी दिख रहा है वो कितना दिख रहा है। अब ये जो आईटीसी है ना, ये दिखता है कहां पे, ई क्रेडिट लेजर। ये जो 1800 रुपए पे करना है ये आपको कहां रिफ्लेक्ट करना रहता है, ई लाइबिलिटी लेजर। और 1800 में से 1000 गए, बचे कितने। अब 800 रुपए आपको पे करने हैं तो यहां पे क्या रहता है ना, पहले आपको एक वॉलेट में, एक लेजर में पैसे डालने होते हैं, फिर उसके बाद पेमेंट होता है। और उस वॉलेट लेजर का नाम क्या है, ई कैश लेजर। तो सर इसका मतलब है यहाँ पे वो फोन पे और पेटीएम जैसा सिस्टम है क्या। हाँ राजा, यहाँ पे फोन पे पेटीएम जैसा सिस्टम है कि पहले वॉलेट में पैसा डालो, उसके बाद वॉलेट में जो पैसा डाला उसको यूज करो। सर क्या वॉलेट से पैसा बैंक अकाउंट में रिफंड ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब पहला डाउट, वॉलेट में पैसा कैसे डालें। बहुत सारे तरीके, आरटीजीएस, आईएमपीएस, नेट बैंकिंग, इनफैक्ट आप ओवर द काउंटर पेमेंट भी कर सकते हो। ओवर द काउंटर पेमेंट मतलब आप कैश पेमेंट कर सकते हो किसी भी नजदीकी ऑथोराइज बैंक में जाके, वहां आपको चालान भरना पड़ता है और आप वहां पे कैश भी दे सकते हो। अब ये ओवर द काउंटर पेमेंट में सरकार ने एक लिमिट डाली है कि पर चालान पर टैक्स पीरियड कितना, 10,000 रुपए। कहीं कहीं पे ओवर द काउंटर में ये 10,000 की लिमिट को इग्नोर करा जाएगा। ठीक है, तो बस बेसिकली इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है, ई क्रेडिट लेजर क्या होता है, ई कैश लेजर में कैसे क्या पैसे डाले जाते हैं, ई लाइबिलिटी लेजर क्या होता है, और अगर कम पैसे डाले तो इंटरेस्ट की बातें कैसे होती है। तो चलो यार ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, आ जाओ। सबसे पहले वैलिड रिटर्न, जो रिटर्न सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 में फाइल हुआ। सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 में कौन सा रिटर्न फाइल होता है, सीएससीआर 3B। उस रिटर्न को बोला जाता है हमारा वैलिड रिटर्न। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे पता है क्या, ई कैश लेजर, कि कौन कौन से तरीकों से ई कैश लेजर में पैसा डाला जा सकता है। नेट बैंकिंग से डालो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई से भी आप पैसा डाल सकते हो, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस से भी डाल सकते हो, और ओवर द काउंटर पेमेंट भी कर सकते हो। बट ओवर द काउंटर पेमेंट कितना, 10,000 पर चालान और पर टैक्स पीरियड। ठीक है, और सर इधर कोई लिमिट विमिट नहीं है। ओवर द काउंटर पेमेंट की नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑन दी फॉलोइंग बिलो मेंशन केसेस। इसका मतलब है यहां पे 10,000 से ज्यादा भी पेमेंट हो सकता है। सर कहां कहां पे, अगर प्रॉपर ऑफिसर या एनी अदर ऑफिसर को आउटस्टैंडिंग ड्यूज रिकवर करने हैं, इंक्लूडिंग अटैचमेंट प्रोसीडिंग और सेल ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी।
अगर प्रॉपर ऑफिसर को कोई भी अमाउंट कलेक्ट करना है बाय द वे ऑफ कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट ड्यूरिंग एनी इन्वेस्टिगेशन, इन्फोर्समेंट और एनी एडॉक डिपॉजिट, आपके ऊपर अभी जैसे मेटल स्क्रैप डीलर का अगर आपने केस सुना हो तो कुछ 5-6 हजार करोड़ की जीएसटी की चोरी पकड़ा गई। अब वहां पे एडॉक डिपॉजिट ही ले लेंगे ये लोग, जितना कैश दिख रहा है वो तो हाथों हाथ तो जब्त कर लेंगे। तो पावर तो होनी चाहिए, तो यहाँ पे है ना पावर, एडॉक डिपॉजिट और एनी पर्सन नोटिफाइड बाय कमिश्नर और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इन सब के ऊपर 10,000 वाली लिमिट नहीं देखनी है। ठीक है, चलो अदर एस्पेक्ट रिलेटिंग टू चालान। सर कौन से फॉर्म में चालान बनता है? राजा फॉर्म पीएमटी 06 में आप चालान बनाओगे। ठीक है, अब सबसे पहले जैसे ही आप कॉमन पोर्टल पे जाओगे, चालान क्रिएट करोगे, एक नंबर आएगा सीपिन, दैट इज कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये कितने डिजिट का? 14 डिजिट का। कितने दिन के लिए वैलिड? 15 दिन के लिए वैलिड। फिर जैसे ही सिपिन में बैंक का कोड ऐड हो जाएगा तो वो बन जाएगा आपका चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। और ये चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर कितने दिन का है? 18 डिजिट का है हमारा सिन नंबर, 14 डिजिट तो सिपिन के और 4 डिजिट हमारे किसके? बैंक कोड के। उसके बाद बैंक रेफरेंस नंबर, ये बैंक का ट्रांजैक्शन नंबर है। और एक चीज याद रखना, EFPB that is इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच, हर ऑथोराइज बैंक एक ब्रांच को EFPB बनाएगी फॉर पैन इंडिया ट्रांजैक्शन। NEFT, RTGS, IMPS ट्रांजैक्शन के लिए RBI विल एक्ट एज इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच। ठीक है, तो जब भी GST का पैसा आएगा तो उसके लिए इनको एक ब्रांच को नॉमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, ई चालान 15 दिन के लिए वैलिड। अब एक चीज याद रखना, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। बहुत बार क्या होता है ना, आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाता है बट गवर्नमेंट के खाते में नहीं पहुंचता, और गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल के रखा है कि ई कैश लेजर में पैसा तभी क्रेडिट होगा जब गवर्नमेंट को मिलेगा। आपके अकाउंट से डेबिट हुआ उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब सर बहुत बार बैंक सिन नंबर की डिटेल कॉमन पोर्टल पे डालना भूल जाती है, तो फिर सर ई कैश लेजर कैसे अपडेट होगा? ई कैश लेजर अपडेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ ई स्क्रोल ऑफ आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर दिन एक ई स्क्रोल बनाती है, उसके बेसिस पे ई कैश लेजर अपडेट हो जाएगा। इसका मतलब है अगर बैंक कम्युनिकेट करना भूल गई तो कोई घबराने की बात नहीं है, हम अपडेट कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ ई स्क्रोल ऑफ आरबीआई। सर कब माना जाएगा? राजा जब गवर्नमेंट को पैसा क्रेडिट होगा तो ही माना जाएगा कि आपके अकाउंट से डेबिट हुआ है। ठीक है सर, हमारे अकाउंट से पैसा पहले डिडक्ट हो गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, एक ई क्रेडिट लेजर, ई क्रेडिट लेजर की एक दो इंपॉर्टेंट बातें। ई क्रेडिट लेजर ऑटोमेटिकली जैसे ही सामने वाला GSTR 1 भरेगा, आपको 2B में अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा, और वो जो 2B में आपको अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा वो दिखेगा कहां पे? ई क्रेडिट लेजर में। अब ई क्रेडिट लेजर में अब ई क्रेडिट लेजर की दो तीन इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखना। आईटीसी का जो पैसा है ना, वो सिर्फ यूज होता है ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ आउटपुट टैक्स। ठीक है, आप आईटीसी के पैसे को इंटरेस्ट पेनल्टी के लिए यूज नहीं कर सकते हो। आईटीसी का पैसा सिर्फ आउटपुट टैक्स के लिए यूज होगा, खत्म बात। तो सर पेनल्टी, इंटरेस्ट, इनफैक्ट आरसीएम की लाइबिलिटी, अगर कोई टैक्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में मुझे पे करना है एज अ रेसिपेंट, तो सर क्या मैं उसके लिए आईटीसी यूज कर सकता हूं? भला आईटीसी को पे करने के लिए आईटीसी थोड़ी यूज होगा।
इसका मतलब है आईटीसी कैन बी यूज ओनली एंड ओनली फॉर आउटपुट टैक्स। इसका मतलब है अगर कोई आरसीएम की लाइबिलिटी है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, ये सब कंपलसरी आपको पे करना है विद द हेल्प ऑफ। ठीक है, एक और चीज सर, सपोज करो आपने गलती से ज्यादा पेमेंट कर दिया, 10,000 रुपए का आपको पेमेंट करना था और आपने गलती से 12,000 का पेमेंट कर दिया, और ये जो 2,000 का आपने एक्सेस पेमेंट करा है ये आपने ई क्रेडिट लेजर से करा है, तो 2,000 कहां से डिडक्ट हुए? अब जब आपको रिफंड आएगा तो ई क्रेडिट में ही आएगा। डेढ़ शाणे मत बनना कि सर हमको रिफंड ई कैश में आएगा। अरे जब आपने ओरिजिनली ई क्रेडिट यूटिलाइज करा था तो जब रिफंड आएगा वो भी किस में आएगा? ई क्रेडिट। अगला पॉइंट, मेजर और माइनर हेड्स ऑफ पेमेंट। सुनो, जीएसटी में 4 मेजर हेड्स हैं, 5 माइनर हेड्स हैं, ऐसे करके क्रॉस 20 क्रॉस बनते हैं। ठीक है सर, ये क्या बोला आपने 20 क्रॉस बनते हैं? अरे ये देखो, ये मेजर हेड सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस। एसजीएसटी के साथ हम यूटीजीएसटी भी यूज करते हैं। ये माइनर हेड, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, अदर्स। तो ऐसे करके 5 5 5 5 20 हेड बन गए। अब बहुत बार गलती हो जाती है। क्या गलती हो जाती है? कि गलती से मेरे को पैसा डालना था टैक्स में, गलती से इंटरेस्ट में डाल दिया। क्या मैं इधर ट्रांसफर कर सकता हूं? हाँ सर, जीएसटी पीएमटी 09 की मदद से आप ट्रांसफर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट एक चीज याद रखना, अगर कोई अनपेड लाइबिलिटी है, सपोज करो मुझे 1,000 रुपए टैक्स में ही डालने थे बट मैंने गलती से कहां डाल दिए, बट इंटरेस्ट में ऑलरेडी 200 रुपए की लाइबिलिटी थी, तो भैया अब आप डेढ़ शाणे मत बनो। तो 200 रुपए की लाइबिलिटी तो थी इंटरेस्ट में, पर आप जानबूझ करके पैसे नहीं डाल रहे थे, तो अब आप कितना ट्रांसफर कर सकते हो? मतलब ये गलती आपको कितने की पड़ गई? 200 रुपए। आया समझ में? सर पर अगर कोई अनपेड लाइबिलिटी नहीं था और सच्ची में हमसे गलती हुई है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं राजा, तुम कहीं से कहीं पे भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से इधर करना है, इधर से इधर करना है, इधर से इधर, इधर से इधर, सर यू कैन डू एनीथिंग। बस फॉर्म नंबर याद रखना, कौन सा? जीएसटी पीएमटी 09। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो अ रजिस्टर्ड पर्सन can transfer any amount of tax, interest, penalty, fees or any other amount available in e-cash ledger to the e-cash ledger for central tax or integrated tax of a, ठीक है, इन फॉर्म नंबर जीएसटी पीएमटी 09। तो कहीं से कहीं पे भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। हाउएवर नो ट्रांसफर शैल बी अलाउड इफ रजिस्टर्ड पर्सन के पास ऑलरेडी देयर इज एन अनपेड लाइबिलिटी। ठीक है सर, ये फॉर्म किस किस के लिए यूज हो सकता है? तो अगर गलती से डिपॉजिट कर दिया और आपको किसी माइनर हेड से मेजर हेड में डालना है, अमाउंट अनयूटिलाइज है, अंडर एनी माइनर हेड्स आपको ट्रांसफर करना है। इनफैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस पैसे को किसी डिस्टिंक्ट पर्सन में भी डाल सकते हो। ठीक है, तो अगर कोई पैसा ई कैश लेजर में पड़ा हुआ है, कोई हेड में पड़ा हुआ है, तो जीएसटी पीएमटी 09 की मदद से आप अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को भी डाल सकते हो। बट डिस्टिंक्ट पर्सन में सिर्फ किसमें? सीजीएसटी और आईजीएसटी ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन। सर व्हाई नॉट एसजीएसटी? राजा एक बात बता, एक एंटिटी मेरी महाराष्ट्र में, एक एंटिटी मेरी एमपी में, तो एमपी एसजीएसटी का पैसा मैं महाराष्ट्र एसजीएसटी में कैसे डाल सकता हूं? ठीक है, डन क्या क्लास? बोलो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चल, इसके बाद है सर हमारा इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। अब ये क्या है सर इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर? ये वही लाइबिलिटी वाला लेजर जहां पे आपको वो लाइबिलिटी जो है उसका पेमेंट करना है। अब सुनो ध्यान से, इसमें है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर क्या है कि कौन सी लाइबिलिटी पहले पे होगी और कौन सी लाइबिलिटी बाद में पे होगी। हमेशा याद रखना, पहले आप पुराने पाप क्लियर करो।
फिर नए पाप। देखो बहुत बार कैसा होता है ना, आप बहुत मेहनत करते हो और आपको सक्सेस नहीं मिलती, बहुत मेहनत कर रहे हो, 12-12 घंटे पढ़ रहे हो, इनफैक्ट आपने तो इतनी पढ़ाई करी जितनी एक रैंकर करता है, फिर भी आप फेल हो जाते हो। सर ऐसा क्यों होता है? एक चीज हमेशा याद रखना, पहले ही कि पुराने भी तो पाप है ना तुम्हारे, तो पहले वो पुराने पाप कटते हैं, फिर तुम्हारी नई मेहनत रजिस्टर होती है। आ रही है आपको स्पिरिचुअल बात समझ में आ रही है? कि पहले कौन से पाप कटते तुम्हारे? पुराने पाप, फिर तो नई मेहनत रजिस्टर होगी। पर मेहनत कभी किसी की वेस्ट नहीं जाती है। वो आप बोलते हो ना सर हमको सक्सेस नहीं मिल रही, हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अरे रुक जा भाई, पहले तुम्हारे पुराने इतने सालों के, इतने जन्मों जन्मांतर के जो पाप हैं उसका भी तो कुछ हिसाब करना पड़ेगा ना। वैसे ही हमारा जीएसटी बोलता है कि सबसे पहले आपको पे करना है सेल्फ असेस्ड टैक्स, टैक्स का पैसा पहले पे करो। एंड अदर ड्यूज, अदर ड्यूज का मतलब क्या होता है सर? अदर ड्यूज का मतलब होता है इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस रिलेटेड टू रिटर्न्स ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड। पुराना पाप अगर क्लियर हो गया, फिर आ जाओ आप किसके ऊपर? सेल्फ असेस टैक्स एंड अदर ड्यूज रिलेटेड टू, और फिर आ जाओ आप आखिरी में जो आपके सारे पाप पुराने पुराने नए नए पाप हो गए, आखिरी में जो भयंकर पाप है उस पे आ जाओ, डेट इज सेक्शन नंबर 73 और सेक्शन नंबर 74। और क्या बोल रहे हैं लेखक कि दिस सीक्वेंस हैज टू बी, नो मैटर व्हाट, ये सीक्वेंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी, और अगर आपने ये सीक्वेंस फॉलो नहीं करी तो फिर दिक्कत परेशानियां हो जाएगी। तो सबसे पहले टैक्स ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड, फिर इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड, फिर वापस से टैक्स ऑफ करंट टैक्स पीरियड, फिर इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी अदर्स फॉर करंट टैक्स पीरियड, और एंड लास्ट 73-74। बोलो माता रानी की जय। ठीक है, इसके बाद है सर हमारा सबसे शानदार सेक्शन, जिसको पढ़ाने में जो आनंद और मजा आता है ना, वो है हमारा इंटरेस्ट। तो सेक्शन नंबर 50 बात करता है इंटरेस्ट की। सर क्या है सर इंटरेस्ट? सुनो ध्यान से, इंटरेस्ट मैं आपको क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, और इंटरेस्ट 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 सुनना है ना, ध्यान से सुनना। देखो, अगर आपने डिले करा है रिटर्न फाइलिंग, सबसे पहला डिले तो कौन सा होता है? रिटर्न फाइलिंग, लेट रिटर्न फाइल करा, ठीक है। अब ब्याज लगेगा, हाँ सर ब्याज तो लगेगा, क्या अमाउंट पे लगेगा, क्या रेट से लगेगा, और क्या टाइम से लगेगा, ठीक है। मैं आपको बहुत ही सिंपल बात बोलूं क्या, कि सपोज करो अप्रैल का रिटर्न आपने 20 मई को फाइल करना था, आपने कब करा? 28 मई को। तो कितने टाइम का ब्याज लगेगा? सर 20 मई, और 20 मई से 28 मई कितने दिन हो गए? 8 दिन। तो जो 8 दिन है, उस 8 दिन के ऊपर क्या लग जाएगा? आपका ब्याज लग जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है क्या? अब 2 मिनट मुझे है ना आपके एक दो मॉड्यूल के क्वेश्चन करवाने दो बहुत ही शानदार से, ताकि आपको ये इंटरेस्ट वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलो बिल्कुल ध्यान से समझना, क्या है इंटरेस्ट का पूरा मांजरा। और इंटरेस्ट में मैं आपको इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी कराऊंगा, क्योंकि बच्चे को इंटरेस्ट की जो बात है ना, वो जब तक समझ में नहीं आती, जब तक बच्चा इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर लेता है। बाकी सारे कॉन्सेप्ट तो बच्चे को सब क्लियर होते हैं, पर इस चैप्टर में इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल से बच्चे को क्लियर होता है, ठीक है। तो मैं आपको बहुत ध्यान से बता रहा हूं, आप भी बिल्कुल आराम आराम से समझना कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलो सबसे पहला इंटरेस्ट का देखो क्वेश्चन कितना सिंपल है। इलस्ट्रेशन 1 का क्या, चलो इंटरेस्ट का क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 2 से ही शुरू हुआ है, अपन देखते हैं। मिस्टर आलोक, रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ taxable goods, filed GSTR 3B for the month of January on, ठीक है। देख भाई, जनवरी का रिटर्न कब तक चले जाना चाहिए? 20 फरवरी। अब आपने डिले करा, ठीक है। कितना डिले करा? 20 फरवरी से 15 अप्रैल।
ध्यान रखना कभी कभार लीप ईयर का चक्कर भी हो जाता है। फरवरी के 8 दिन, मार्च के 31 दिन, 31 और 8 हो गए 39, और अप्रैल के 15 दिन, तो ये हो गए 54 डेज। मतलब ब्याज लगेगा कितने दिनों का? 54 दिनों का। और बचपन से आपको मालूम है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। रेट 18% फिक्स है, टाइम आपने निकाल दिया कितने दिन? 54 दिन। अब डाउट ये है कि व्हाट इज प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट में यहां तो ग्रॉस लाइबिलिटी हो सकता है या नेट लाइबिलिटी हो सकता है। सर ये ग्रॉस लाइबिलिटी क्या होता है, नेट लाइबिलिटी क्या होता है? ग्रॉस लाइबिलिटी का मतलब है विदाउट आईटीसी, विदाउट कंसिडरिंग आईटीसी, और नेट लाइबिलिटी का मतलब है आफ्टर कंसिडरिंग आईटीसी। तो इसका मतलब है ग्रॉस लाइबिलिटी ज्यादा आएगी और नेट लाइबिलिटी कम आएगी। ठीक है। अब देखो, हमेशा याद रखना कि आपको जब भी रिटर्न फाइलिंग का डिले होगा, यू हैव टू ऑलवेज टेक नेट लाइबिलिटी। नेट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? आफ्टर कंसिडरिंग आईटीसी। इसका मतलब है सर अगर नेट जीएसटी पेबल है कितना, तो 36,500 इंटू 18% इंटू 54 अपॉन 365। डन? क्लियर है? बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है। अब सुनो ध्यान से, एक बहुत खतरनाक पॉइंट है, पहले सुनना फिर इसके ऊपर रिएक्ट करना। देखो खतरनाक पॉइंट क्या है। लॉ मेकर बोलता है कि अगर आपने खाई खाई में रिटर्न फाइल कर दिया और आप कोई ट्रांजैक्शन दिखाना भूल गए, तो फिर हम आपको बख्शेंगे नहीं। तो फिर हम आपसे इंटरेस्ट जो लेंगे वो ग्रॉस लाइबिलिटी पे लेंगे। वापस, लॉ मेकर बोलता है कि अगर आपने घाई घाई में रिटर्न फाइल कर दिया, पर आपने रिटर्न सही फाइल नहीं करा, आपने रिटर्न, और आपको बाद में रियलाइज हुआ कि यार एक ट्रांजैक्शन तो छूट गया, तो जो इंटरेस्ट लगेगा ना वो ग्रॉस लाइबिलिटी पे लगेगा। बट अगर आपने रिटर्न लेट फाइल करा तो अच्छी बात है, क्योंकि कम से कम आपने गलती तो नहीं करी। और अगर आपने रिटर्न लेट फाइल करा तो जो इंटरेस्ट है वो लगेगा नेट लाइबिलिटी पर। ये वैसे ही है कि अगर आपने अटेम्प्ट दिया और फेल हो गए, और अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं दिया और आपने तैयारी करी और आपने तैयारी करके रैंक लाई, तो ज्यादा अच्छा वो है ना कि आपने एक अटेम्प्ट स्किप करा और तैयारी करके क्या लाई। और अगर आपने घाई घाई में अटेम्प्ट दे दिया, आपकी तैयारी नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं है। इसको बोलते हैं मैच्योर दिमाग। पर आपका दिमाग कोई मैच्योर थोड़ी, आपका बच्चा दिमाग है। आपका दिमाग क्या सोचता है, फटाफट से अटेम्प्ट दो पास हो जाएंगे। मैं आपको एक हार्श रियलिटी बताऊं क्या? आप जब तक पास नहीं होंगे जब तक आपके 3 रिवीजन और 1-2 मॉक टेस्ट पेपर नहीं होंगे। मैं तो बोलता हूं अटेम्प्ट देने जाना ही नहीं जब तक आपके 3 रिवीजन और 1-2 मॉक टेस्ट नहीं हुए। वो ही तो प्लान करना है आपको ये 2-3 महीने में कि हम कैसे 3 रिवीजन और 1-2 मॉक टेस्ट लिखेंगे, तो ही जाके बच्चा सीए में पास होता है। सीए का पेपर बहुत सिंपल है, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। ठीक है। हाँ सर हाँ। अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। एबीसी लिमिटेड हैव फाइल्ड देयर जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ विद इन द ड्यू डेट। मतलब रिटर्न तो सर टाइम पे फाइल कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पोस्ट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, the registered person has noticed that during the September tax dues of 40,000 for the month of July have not been paid। बाद में नोटिस हुआ, पर सर रिटर्न तो चला गया। अब कुछ नहीं कर सकते भाई, रिटर्न चला गया ना, मतलब आपने गलती कर दी है। अब एबीसी ने ये जो 40,000 का अमाउंट पे करा, ये एबीसी ने कब पे कर दिया सर? सितंबर में गलती मालूम पड़ी तो सितंबर का रिटर्न कब गया? 20 अक्टूबर। अब 40,000 को पेमेंट करने के लिए भाई साहब ने क्रेडिट लेजर का 10,000 यूज करा और कैश लेजर का कितना है? 30,000। सर एग्जामिन द इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट पूरे के पूरे 40,000 पे लगेगा। सर कितने टाइम तक का लगेगा? अरे मेरे भाई 20 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर तक के दिन गिन दो। अगस्त में 11,
तो अपन गिन लेते ना, अगस्त में 11, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, अक्टूबर में 31 नहीं रे, अक्टूबर में 20, तो 61 डेज आ रहे है ना। तो 61 डेज मल्टीप्लाई बाय कितने थाउजेंड, 40,000, तो 40,000 इंटू 18% इंटू 61 डिवाइड बाय 365, इंटरेस्ट आ रहा है 1203 रुपए। सही जवाब, जीत चुके हैं आप 1 करोड़ रुपए। वाओ। अब सर दूसरी बात, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ जुलाई हैज बीन फाइल्ड बिलेटेडली। भाई आपने रिटर्न ही फाइल नहीं करा। अब क्योंकि आपने रिटर्न लेट फाइल करा, पर रिटर्न तो सही फाइल करा ना, तो लॉ मेकर बोलता है कि अब 40 में से 10,000 तो आपका ई क्रेडिट का है, तो बचा कितना, 30,000, और 30,000 मल्टीप्लाई बाय रेट वही है 18% इंटू 61 डिवाइड बाय, तो 902.465 आपको अप्रोक्सीमेट लिखना पड़ेगा 902। एक चीज हमेशा याद रखना, इंटरेस्ट का रेट किसी किसी किताब में या किसी किसी क्वेश्चन में अगर आपको 24% मिले तो वो रेट 24% अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है। अभी एक ही रेट है, कौन सा, 18%। तो एग्जाम में भी कोई सा भी क्वेश्चन बैंक आप देख लेना, अभी तक एक ही रेट है, कौन सा, 18%। ठीक है, तो कोई 24% का रेट नहीं है, सिर्फ 18% का रेट ही आपको ध्यान रखना है। डन क्या क्लास, ठीक है, बस यही बात थी इंटरेस्ट की। अब सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। सर ये तो हमको समझ में आ गया, फिर एक और पॉइंट है कि आपने ड्यू डेट ऑफ पेमेंट के बाद पे करा, बट सेक्शन 73 74 के नोटिस आने से पहले पे कर दिया, तो भाई इंटरेस्ट लग जाएगा किस पे, नेट जीएसटी लाइबिलिटी पे। पर आप तो इतने ज्यादा सुस्त थे, आपने ड्यू डेट के बाद पेमेंट करा और 73 74 का क्या भी आ चुका है, नोटिस आ चुका है, तो इंटरेस्ट लगेगा किसके ऊपर, ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ये वाला जो इंटरेस्ट है ना, ये तो बहुत शानदार है, इंटरेस्ट फॉर रॉन्ग अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, कि अगर गलत आईटीसी को यूटिलाइज करा तो क्या इंटरेस्ट लगेगा। सुनना ध्यान से, सपोज करो मिस्टर साहिल के पास रॉन्ग आईटीसी है 5 लाख रुपए का, एक्चुअल रिपेमेंट डेट है हमारी 20 जनवरी, ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस कितना है, 8 लाख। अब सबसे पहले हम अच्छा आईटीसी यूज करेंगे, उसके बाद हम बुरा आईटीसी यूज करेंगे। अब मंथ में हमारी सितंबर की लाइबिलिटी कितनी है, 12 लाख। ठीक है, इस 12 लाख को पे करने के लिए सबसे पहले मैं 8 लाख यूज करूंगा। अभी भी मेरे को कितना पे करना है, अब मेरे को एक बात बताओ, अब मैं 4 लाख को पे करने के लिए इस 5 लाख में से पैसे यूटिलाइज करूंगा, तो सर इंटरेस्ट कितने पे लगेगा, पूरे 5 पे लगेगा या 4 पे। अरे भैया मैंने यूज कितना करा, 4, तो ब्याज भी कितने पे लगेगा, 4 पे। अब अक्टूबर में मेरी लाइबिलिटी कितनी है, 2 लाख। अब मैं आईटीसी कितना यूज कर रहा हूं, 1 लाख, तो ब्याज भी कितने पे लगेगा, 1 लाख। आया, तो सर 4 लाख इंटू, अब सर ब्याज कब से लगेगा, तो रिटर्न कब फाइल करा, 18 सितंबर। और कब आपने रिवर्सल करा, तो सर यहां पे रिवर्सल की डेट दी हुई है कौन सी, तो 18 सितंबर से 20 जन। रिटर्न कब फाइल करा, 18 अक्टूबर, 18 अक्टूबर से लेकर 20 जन तक। ठीक है, तो इफ टैक्स इज पेड थ्रू रिटर्न, तो आपका ब्याज कब से लगेगा, ड्यू डेट ऑफ 3B और एक्चुअल फाइलिंग डेट विच एवर इज अर्लियर। मतलब सर अगर आपने 20 तारीख के बाद फाइल करा तो 20 तारीख से ब्याज तो लग जाएगा, हमको नहीं पड़ी है कि आपने कब फाइल करा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सेकंड केस, राजा लाइबिलिटी मेरी कितनी है, 8 लाख, तो मैंने 8 लाख का पेमेंट करा, कोई इंटरेस्ट की बात नहीं होगी, क्योंकि मैंने अभी तक वो जो रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी है उसको यूटिलाइज ही नहीं करा। अब अक्टूबर में मेरी लाइबिलिटी कितनी है, 5 लाख। अब मैं यूटिलाइज कर रहा हूं 5 लाख, तो मेरा जो ब्याज लगेगा वो लगेगा 18 अक्टूबर से पूरे के पूरे 5 लाख पे। केस नंबर 3, भैया जीरो, कोई पेमेंट ही नहीं करना है मेरे को, नील का रिटर्न फाइल करना है, पर अक्टूबर में मेरे को कितना करना है, पर सर 5 लाख के लिए मैं यूज पहले कौन सा करूंगा, 8 लाख।
तो इसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मतलब मुद्दे की बात बोलूं क्या, इंटरेस्ट आईटीसी पे तभी लगेगा जब वो सिर्फ अवेल नहीं होगा, अगर रॉन्गली अवेल भी करा है और यूटिलाइज भी करा है तो ही हम इंटरेस्ट की बात करेंगे, सिर्फ अवेलमेंट के ऊपर इंटरेस्ट की बात नहीं होगी। डन, ठीक है सर। अदर केसेस में आपको कौन सी डेट देखनी राजा, डेट ऑफ डेबिट इन ई क्रेडिट लेजर, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, एक दो क्लेरिफिकेशन है इंटरेस्ट के ऊपर। फिर ये क्या है क्लेरिफिकेशन, मैं आपको बता रहा हूं ये क्लेरिफिकेशन क्या है। सुनना ध्यान से क्लेरिफिकेशन। सपोज करो राजा, ठीक है, मुझे आईजीएसटी की लाइबिलिटी पे करनी है 40,000, ठीक है। मेरे पास सीजीएसटी पड़ा है 30,000, मेरे पास एसजीएसटी पड़ा है 20,000, और इस 20,000 में जो 10,000 का एसजीएसटी है वो रॉन्गली अवेल्ड है। अब डाउट ये आया कि इंटरेस्ट लगेगा क्या। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि भैया ये जो 40,000 का आईजीएसटी लाइबिलिटी है, इसको पे करने के लिए आप पहले सीजीएसटी यूज करोगे, उसके बाद आप क्या यूज करोगे, और पहले कौन सा एसजीएसटी यूज करोगे। तो सर एक बात बताओ, जब आपने बुरा आईटीसी यूज ही नहीं करा तो कोई इंटरेस्ट की बात होगी नहीं, नो इंटरेस्ट। अच्छा चलो सर, अगर लाइबिलिटी 50,000 की होती, अगर लाइबिलिटी 50 की होती ना, तो मैं इंटरेस्ट लगाता, पर सिर्फ कितने पे, 10,000। तो सर एक क्लैरिफिकेशन आया, और इतना शानदार क्लैरिफिकेशन है। क्लैरिफिकेशन क्या बोल रहा है, whether in the case of wrong availment of IGST credit by registered person and reversal thereof, for the calculation of interest under Rule 88B, whether the balance of ITC in e-credit ledger under the head of IGST only needs to be considered, or total ITC available under the heads of IGST, CGST and SGST taken together has to be considered। तो इन्होंने बोला since the amount available in ECL, ECL बोले तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अंडर द हेड ऑफ आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ आईजीएसटी, ठीक है। मतलब सुनो ध्यान से, सपोज करो मेरे पास आईजीएसटी पड़ा है 10,000, मेरे पास सीजीएसटी पड़ा है 20,000, मेरे पास एसजीएसटी भी पड़ा है 20,000। अब मुझे आईजीएसटी पे करना है मात्र 15,000। कितना पे करना है, और ये जो 10,000 है ये रॉन्गली अवेल्ड है। ये 10,000 कौन सा है, डाउट ये आया क्या इंटरेस्ट लगेगा। सर आप कैसी बातें कर रहे हो भाई, आईजीएसटी को पे करने के लिए मैं तीनों यूज कर सकता हूं, इन तीनों का टोटल लगाओ कितना है, 20, 40 और 10 कितना है, 50, और मैं पेमेंट सिर्फ कितना कर रहा हूं। तो भैया इन्होंने बोला टोटल आईटीसी अवेलेबल अंडर आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी टेकन टुगेदर हैज टू बी कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। और अगर बैलेंस इन ईसीएल हैज फॉलन बिलो द अमाउंट ऑफ रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी, तो ही जाके आपका इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। आया क्या आपको समझ में। तो सर ये सिर्फ इतना से ही बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट आपको नहीं देना है अगर आपके पास पैसा पड़ा है, और इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा ओनली एंड ओनली इफ आपका बैलेंस क्या हो गया सर, फॉल हो गया। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बात बताओ, अगर सपोज करो मेरे पास ये 2-2 हजार पड़े होते, ये 2,000 और ये 2,000, सर 10, 2 और 2 कितना हो गया ये, ठीक है। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि ये जो 2,000 है ना, इस 2,000 रुपए के अंदर रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी भी है, ठीक है। अब भैया इंटरेस्ट तो लगेगा, क्योंकि भाई ये 14,000 है और ये कितना है 15,000। अब कितने पे लगेगा सर, देखो अगर आप रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी को छोड़ दो, सबसे पहले आप 15 में से क्या माइनस कर दो, अभी क्या बच गया
5। इस 5 में से क्या माइनस कर दूं? अभी क्या बच गया? 3। ठीक है। अब सर मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं कि सपोज करो इधर 2000 में 1000 रॉन्गली अवेल्ड, कितना है? तो भैया मेरे, मैं 3000 में से जब 2000 माइनस कर रहा हूं तो मेरा इंटरेस्ट सिर्फ कितने पे लगाओ? ठीक है, आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल है। उसके बाद एक और, वेदर द क्रेडिट ऑफ कंपनसेशन सेस अवेलेबल इन ईसीएल shall be taken into account for the purpose of calculation of interest। तो इन्होंने साफ मना कर दिया। इन्होंने बोला भाई कंपनसेशन सेस का पैसा कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कंपनसेशन सेस। तो अगर आप कंपनसेशन सेस का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो ठीक है, क्योंकि कंपनसेशन सेस का पैसा सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी के लिए यूज नहीं हो सकता। तो आपको कंपनसेशन सेस वाला अमाउंट कभी भी नहीं देखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर एक और क्लेरिफिकेशन आया है, अमेंडमेंट बहुत ही शानदार है ये वाला, वो भी मेरे को आपको बताना है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट है। देखो इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, वेयर एनी अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इन ई कैश लेजर बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द सेड रिटर्न but it is debited for the payment of tax while filing the said return after the due date। ये ऐसा बोल रहे हैं, अगर आपने ई कैश लेजर में पैसा रखा है, भले आपने रिटर्न लेट फाइल करा, पर क्योंकि आपका ई कैश लेजर में पैसा पड़ा था, तो आपके ऊपर उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट की बात नहीं करी जाएगी। इसका मतलब सर क्या है? देखो यार, मैं आपको ये वाले क्वेश्चन में बता रहा हूं। ठीक है राजा, इसने लेट फाइल करा रिटर्न, अब अमाउंट ऑफ नेट जीएसटी पेबल इन कैश कितना था? अब सपोज करो 30,000 रुपए ऑलरेडी ई कैश लेजर में पड़े थे, तो ब्याज सिर्फ पता है कितने पे लगेगा? 6,500। सर एक बात बताओ, अगर ई कैश लेजर में 40,000 पड़े थे, सिर्फ रिटर्न फाइल नहीं करा है, पैसे पड़े थे, तो एक भी रुपए पे ब्याज नहीं लगे। क्या सर हमको ब्याज मिलेगा? हो नालायक, एक तो रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, सरकार तेरे लिए प्रोविजन ला रही है, कोई ब्याज ब्याज नहीं मिलेगा। ई कैश लेजर में तुम तुम्हारा पैसा 10 साल तक रखो, उसके ऊपर एक भी टके का ब्याज नहीं मिलेगा। डन क्या क्लास? और इसी के साथ, ओहो हो, इसी के साथ हमारा पेमेंट ऑफ टैक्स वाला चैप्टर भी डन डनाडन खत्म होता है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वो जो बेल आइकन है उसको प्रेस करो। तब के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।